मेरी शादी कुछ साल हुए थे जब मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। इस दौरान मैं 2 बच्चियों की माँ बन गई थी। 2 बच्चे पैदा करने के बावजूद भी मैंने अपने जिस्म को फट रखा हुआ था। फिर मेरा भतीजा शहर पढ़ने के लिए आया, तो मैंने उसे हॉस्टल में रहने की बजाय अपने घर ही रख लिया। मैं एक कलिंग पर नौकरी करती थी, सुबह की गई रात को घर आती, तो मेरा भतीजा मेरे से पहले ही घर आया होता। मेरे भतीजे को मुझसे कुछ ज़्यादा ही शर्म महसूस होती थी। वो अक्सर रात को मेरे कमरे में झांकता हुआ दिखाई देता था। मेरा भतीजा 19 साल का जवान लड़का था। एक रात मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने अपने भतीजे को आवाज़ दी तो साथ वाले कमरे में ही सव्या था। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। तो मैंने उसे कहा कि मेरी कमर में शदीद दर्द है। थोड़ा-सा मेरी कमर को दिया दो कि मुझे आराम की नींद आ जाए। भतीजे ने कोई जवाब न दिया और ऊँखें झुकाकर खड़ा रहा। इतने में मैंने उसे बेड पर बैठने के लिए जगह दे दी और खुद लेट गई। आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरी कमर दोबार हाथ न जाने कब मेरी आँख लगी, मुझे पता ही न चला। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बिल्कुल फ़रेश थी। अपने भतीजे के कमरे में गई, देखा तो वो यूनिवर्सिटी जा चुका था। मैंने अपनी बच्चियों को स्कूल रवाना किया और खुद भी कलिंग चली गई। फिर उसी तरह ही गुज़रने लगे। मेरा भतीजा घर के कामों में मेरा हाथ बहा देता था। छुट्टी के दिन हम दोनों वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोते। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेरा भतीजा चोरी-चोरी मेरे वजूद को देखता है। कपड़े धोने के दौरान मैं मुकम्मल तौर पर भीग जाती थी, जिसकी वजह से मेरा जिस्म हल्का-हल्का सा नज़र आता था, लेकिन मैं तो अपने भतीजे को बच्चा समझती थी, उसको अपने बेटों जैसा प्यार करती थी। मुझे उससे कोई शर्म महसूस ना होती थी। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं कभी गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसको मैं छोटा बच्चा समझ रही थी, वो अब बड़ा हो गया है। ये उस रात की बात है जब जब रात काफ़ी हो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली ताकि सहन में थोड़ी देर चहलकदमी कर लूँ। मैं अपने कमरे से बाहर निकली, सहन में आई, तो देखा कि मेरे भतीजे के कमरे की लाइट जल रही। मैंने सोचा कि पढ़ रहा होगा, उसके इम्तिहान भी करीब थे। फिर मैंने इरादा किया कि थोड़ी देर अपनी भतीजे के साथ बैठकर वक़्त गुज़ारी कर लूँ। मैंने दरवाज़े को हाथ लगाया, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई, तो मेरा भतीजा लैपटॉप पर कोई वीडियो देख रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं अंदर दाखिल हो चुकी हूँ। मैं आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई, लेकिन जो वो वीडियो देख रहा था, उसको देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो वीडियो किसी और की नहीं थी, बल्कि मेरी थी, जो वॉशरूम के अंदर मेरे भतीजे ने बताई हुई थी। मैं देखते ही शर्म से पानी-पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिसको मैं सीधा-सादा और मासूम समझ रही थी, वो इस कदर घटिया इंसान निकलेगा। स्क्रीन पर अभी भी मेरी वीडियो चल रही थी और मेरा भतीजा हार पर स्क्रीन को बीच कर रहा था, जैसे वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मेरा भतीजा बड़ी दिलचस्पी से मेरी वो वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर मैं वॉशरूम के फर्श पर बैठी। मैं जान गई थी कि मेरा भतीजा रोज़ मेरी वीडियो देखकर लज़्ज़त हासिल करता है। इस उम्र के लड़कों की कमज़ोरी होती है। एक बड़ी उम्र की औरत, और मैं उम्र के उस हिस्से में थी कि कनवारी लड़कियों को पीछे छोड़ती थी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरा मन्ना खुले का खुला रह गया, जब मेरे भतीजे ने स्क्रीन पर ही मेरे मियाँ की अचानक मौत ने हमारी ज़िंदगियों को वीरान कर दिया था। फिर मेरा भतीजा अज़ीम शहर पढ़ने के लिए आया, तो मेरे वीरान से घर में जैसे रौनक आ गई। घर में छाई वीरानी ख़त्म हो गई थी और मेरी बेटियां दोबारा खुलने लगी थीं। अज़ीम ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वो मुझे से बहुत ही ज़्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों के साथ बहुत जल्द अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो सब मिलकर घर में रौनक लगा देते और अपनी बेटियों को खुलखुलाता देखकर मैं जैसे दोबारा से जी उठती थी। मैं बहुत कम उम्री में ही बीवा हो गई। मेरी शादी कुछ साल ही हुए थे और मेरी 2 बेटियां थीं। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई थी और मेरे मियाँ समंदर हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस एक हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। अपने मियाँ की यों बिछड़ जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए ज़िंदा रहना था। बेवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी और अपनी बच्चियों के सिर पर सौतेले बाप का साया या साया नहीं पड़ने दूँगी। अपनी बेटियों के मामले में मैं बहुत ही हसास थी और किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक कलिंग पर नौकरी कर ली। सुबह मैं अपनी बच्चियों को रवाना कर देती
और खुद भी कलिंग चली जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ ही लेती हुई आती। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेली ही ज़िंदगी गुज़ार रही थी। ऐसे में जब अज़ीम हमारी ज़िंदगी में आया, तो जैसे ज़िंदगी में नए रंग से भर गई। मेरे लिए वो बिल्कुल मेरे बच्चों जैसा ही था। यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए शहर आया था और मैंने उसे कहा कि वो मेरी बच्चियों को भी पढ़ा दिया, भी कुछ वक़्त आराम मिल जाए। अज़ीम बहुत ही नेक और फरमानबरदार बच्चा था। वो कभी मेरे आगे आंख न उठाता, बल्कि हमेशा सिर झुकाकर बात करता और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरे देवर ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। अज़ीम ने मेरी दोनों बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब भी से अज़ीम उन्हें पढ़ा रहा था, वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई थीं। उनके इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे थे, वरना अपने बाप को खो देने के बाद इन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। स्कूल से भी इन दोनों की शक्लें तो आने लगी थी, लेकिन अज़ीम ने इन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से सँभाल लिया था। वो दिन भर उनको पढ़ाते-पढ़ाते अपनी काम भी मुकम्मल कर लेता और मैं उनके करीब ही बैठकर उन्हें देखती रहती। मेरे और बच्चों के साथ ही अज़ीम भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटा और उसके आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती। लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाना। उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब थी कि वो अक्सर मेरे कमरे में आता और मुझे देखकर चला जाता। पता नहीं वो क्या चाहता था, लेकिन जब मैं उससे कुछ पूछती तो कोई जवाब न देता। अगले आने वाले 4 सालों तक उसने हमारे साथ रहता था और मुझे यकीन था कि कुछ ही दिनों में खुद ब खुद वो हमारे करीब आ जाएगा। अज़ीम के आने से घर के छोटे-मोटे काम भी मिलने लगे थे। वो घर का सारा सौदा भी खुद बाज़ार से लेकर आता और कभी-कभी तो वो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे अज़ीम में अपने मरहूम मियाँ की झलक नज़र आती थी, लेकिन कहीं न कहीं वो बिल्कुल अपने अपनों जैसा ही था। जब तक मेरे मियाँ इकराम ज़िंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरा उसी तरह साथ दिया था। घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। उन्हें भी ताज़ीम की तरह छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रहता था। मेरी और इकराम की अरेंज मैरिज थी। अकारम भी अपने भतीजे की तरह शहर पढ़ने के लिए आया था और यूनिवर्सिटी में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन इस वक्त इकराम का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए इकराम पाटल में रहता था। 2 साल तक मैं और इकराम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई तो इकराम ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई और इस बात को साबित किया गया कि हम दोनों को नहीं जानते। काफ़ी मेहनत के बाद सब कुछ खुशी तय हो गया। जिस दिन मैं इकराम की दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई और उसके आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाना। उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब थी कि वो अक्सर मेरे कमरे में आता और मुझे देखकर चला जाता। पता नहीं वो क्या चाहता था। लेकिन जब मैं उससे कुछ पूछती तो कोई जवाब न देता। अगले आने वाले 4 सालों तक उसने हमारे साथ रहा था और मुझे यकीन था कि कुछ ही दिनों में खुद ब खुद वह हमारे करीब आ जाएगा। अज़ीम के आने से घर के छोटे-मोटे काम भी निमटने लगे थे। वो घर का सारा सौदा भी खुद बाज़ार से लेकर आता और कभी-कभी तो वो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे अज़ीम में अपने मरहूम मियाँ की झलक नज़र आती थी, लेकिन कहीं न कहीं वो बिल्कुल अपने अपनों जैसा ही था। जब तक मेरे मियाँ इकराम ज़िंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरा उसी तरह साथ दिया था, घर के काम-काज में भी। मेरा हाथ बटाया करते थे, उन्हें भी ताज़ीम की तरह छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रहता था। मेरी और इकराम की अरेंज मैरिज थी। इकारम भी अपने भतीजे की तरह शहर पढ़ने के लिए आया था और यूनिवर्सिटी में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन इस वक्त इकराम का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए इकराम पाटल में रहता था। 2 साल तक मैं और इकराम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई तो इकराम ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई और इस बात को साबित किया गया कि हम दोनों को नहीं जानते। काफ़ी मेहनत के बाद सब कुछ खुशी से हो गया।
जिस दिन मैं इकराम की दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई।